हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की क्विक वन शॉट रिवीजन करेंगे। एक 100% कॉन्सेप्चुअल रिवीजन होगी जिसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई भी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ ये लेक्चर देखना है और अपनी ही पढ़ी हुई बातों का रिकैप करना है। तो चलिए बच्चों, फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की बात करता हूं तो इसमें हमें सीखना होता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जब हम रिटायरमेंट या डेथ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो निकालना होता है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ में एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है और उसका जो प्रॉफिट शेयर होता है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन कर लेते हैं। इसी रीजन से आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होता है, गेनिंग रेशियो। एडमिशन में फटाफट से याद कर लो, एडमिशन में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे। अब यहाँ पे ब्रॉडली ज्यादा बड़े केसेस नहीं है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में मोटे मोटे दो केसेस आप मान लो कैलकुलेशन के बनते हैं। पहला केस है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, है ना। तो एक पार्टनर क्वेश्चन के हिसाब से रिटायर हो रहा होगा और क्वेश्चन में कोई भी जानकारी नहीं होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की या गेनिंग रेशियो की, कोई भी जानकारी नहीं होगी, मतलब क्वेश्चन साइलेंट होगा। तो क्या करना होता है, तो ये तो भाई भगवान का आशीर्वाद है ना। इसको तो मैं बोलता हूँ भगवान का आशीर्वाद है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में रहता है दैट इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विच इज फर्दर इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों भी क्या होता है, ओल्ड रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। मतलब अगर एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2:1 और मानो जेड रिटायर हो गया तो इस केस में एक्स और वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 3:2 और गेनिंग रेशियो भी रहेगा 3:2 अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। ठीक है। और दूसरा केस क्या होता है बच्चों, दूसरे केस में अगेन कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होगा और क्वेश्चन बता देगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर किस प्रकार से दे रहा है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को। यानी क्वेश्चन में वो गेनिंग रेशियो बता देगा या फिर कुछ जानकारी दे देगा कि भाई एक्स वाई और जेड अगर तीन पार्टनर हैं, जेड रिटायर हो रहा है तो अपने शेयर में से इतना शेयर वो एक्स को दे रहा है, उतना वाई को दे रहा है, या अपने शेयर का इतना शेयर एक्स को दे रहा है, उतना शेयर वाई का दे रहा है। मतलब कुछ ना कुछ वो गेन की जानकारी दे देगा, राइट। तो इस केस में न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, तो इसमें आपको अपना पुराना कॉन्सेप्ट ही लगाना है न्यू रेशियो निकालने के लिए। ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस गेन शेयर। और गेन शेयर कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन की जानकारी से, राइट। और गेन शेयर जब आप क्वेश्चन की जानकारी से निकाल लोगे, अकॉर्डिंगली उस गेन शेयर के हिसाब से आप गेनिंग रेशियो भी निकाल सकते हो। मतलब एक्स और वाई का अगर आपको गेन पता लग गया तो आप ये देख सकते हो कि भाई वो किस रेशियो में गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो निकालने की बात हमने ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की रिवीजन में कर ली थी। तो आप कैसे भी कर सकते हो, या तो आप स्पेसिफिकली गेन शेयर निकाल लो अपना वही घिसा पिटा फॉर्मूला लगा के, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, या फिर अगर आपने गेन शेयर निकाल रखा है तो अकॉर्डिंगली आप उसी गेन शेयर को यूज करके गेनिंग रेशियो निकाल लेना। मतलब यहाँ पे कोई शॉर्टकट एज सच नहीं होता, राइट। और गेनिंग रेशियो का मतलब ये भी हम पुरानी रिवीजन में ऑलरेडी रिकैप कर चुके हैं। गेनिंग रेशियो मतलब कि गेनिंग पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर गेन कर रहे हैं, बस उसी को बोलते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है। और अगली बात, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन में ओल्ड शेयर भी गिवन होता है और क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयर भी गिवन होता है। तो उस केस में फिर आपको न्यू प्रॉफिट शेयर अगर गिवन है तो आपको सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालना होगा। और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए अगेन फिर से वही काम करना है आपको, गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, और बस इस गेन के हिसाब से आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है जी। चलो, अब जो अगला कॉन्सेप्ट होता है इस चैप्टर में वो होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल की एडजस्टमेंट में हमें यहाँ पे क्या क्या काम करना होता है। तो पहली बात, गुडविल एडजस्टमेंट क्यों करी जाती है, उसका पीछे का रीजन वही है। कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो गुडविल एडजस्टमेंट करने का सिर्फ एक पर्पस होता है कि गेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को कुछ कंपनसेशन दे दे। तो बेसिकली वो कंपनसेशन की ही एडजस्टमेंट जो होती है उसी को गुडविल की एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होती है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग,
गुडविल की मोटी मोटी जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वही एंट्री यहाँ पे भी चलती है। तो बस कॉन्सेप्ट में यही लिखा हुआ है, देखो एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइस कर रहा होगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिटायरिंग पार्टनर गेन कर रहा हो। रिटायरिंग पार्टनर विल ऑलवेज बी द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर को आपको उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है। और अगेन कभी कभी ऐसा भी होता है, मजेदार बात होती है कि रिटायरमेंट के बाद कोई पुराना या कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयर भी कम हो रहा है। रिटायरमेंट की वजह से किसी कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनर कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस को, उसका प्रॉफिट शेयर भी कम हो रहा है, यानी वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो उस केस में उस कंटिन्यूइंग पार्टनर को या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल करेंट अकाउंट को भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट निकालने का फंडा वही है, गुडविल जो गिवन होगी उसको गेन से या सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका अमाउंट भी निकल के आ जाएगा। और कॉन्सेप्चुअली जो गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं वो कॉन्सेप्चुअली गेनिंग रेशियो में करते हैं। तो ये जो डेबिट होते हैं गेनिंग पार्टनर्स, ये गेनिंग रेशियो में ही डेबिट होते हैं, राइट। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आप रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल शेयर निकाल के उसको गेनिंग रेशियो में बांट सकते हो, या दूसरा ऑल्टरनेटिव आपके पास ये होता है कि जो फर्म की गुडविल है उसको गेन से या सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई कर लो इंडिविजुअली, तो भी आपके सही अमाउंट निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अगली बात जो हमें एक काम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 करना होता है, वो क्या होता है कि अगर बैलेंस शीट में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको हमें ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना होता है। उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो अगर बैलेंस शीट में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल आ रही है जिसको हम परचेज गुडविल भी बोलते हैं, तो उस केस में हमें उस गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना होता है। यह काम आपका सारे चैप्टर्स में कॉमन चलता है, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, यह काम आपका हर चैप्टर में सेम चलता है। ठीक है, अगला बच्चों इसमें होता है हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। इसमें से कई बार सीबीएसई स्मॉल छोटे क्वेश्चंस 3 नंबर में डाल देता है, और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हिडन गुडविल का। पहले देखो, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल वेयर फाइनल अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इज मोर देन द अमाउंट ड्यू टू सच पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मतलब सिंपल भाषा में, अगर जेड रिटायरिंग पार्टनर है तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई जेड को आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स मानो 1 लाख रुपए देने थे, लेकिन हमने जेड को फुल सेटलमेंट में 1,20,000 दिए। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि भाई सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जेड को कितना अमाउंट ड्यू था, 1 लाख रुपए, और लेकिन उसको हमने फुल सेटलमेंट में कितना पैसा दिया, 1,20,000। ऐसी कुछ भी फिगर ले रहा हूं। तो यहां पे आपको बस कॉमन सेंस एक्चुअली लगाना होता है कि भाई देने 1 लाख थे, लेकिन मैंने दे दिए 1,20,000, तो मैंने फालतू कितने ज्यादा पैसे दिए, 20,000 रुपए फालतू दिए। तो बस ये जो 20,000 रुपए फालतू दिए, इसी को यहां पे हिडन गुडविल बोला जाता है। ठीक है, तो अपने आप आपको पता लग जाता है कि ये 20,000 हिडन गुडविल है। फिर अकॉर्डिंगली आपकी गुडविल की जो एंट्री बनती है वो वैसी ही बनती है जैसे नॉर्मल गुडविल की एंट्री बनती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, राइट। तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल दैट इज हिडन गुडविल इज इक्वल टू अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, जैसे मैंने यहां 1,20,000 बोला, माइनस अमाउंट ड्यू आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जैसे मैंने यहां 1 लाख बोला, तो 1,20,000 माइनस 1 लाख दैट इज इक्वल टू 20,000। इसी को हम लोग इस चैप्टर में बोल देते हैं हिडन गुडविल। अब एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को ध्यान रखना बच्चों, स्पेशली क्योंकि आपने एडमिशन में भी हिडन गुडविल पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बात क्लियर रहे। एडमिशन चैप्टर में जो हिडन गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करके, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला यूज करके, वो हिडन गुडविल निकलती है फर्म की। वहां पे हम गुडविल ऑफ फर्म निकालते हैं हिडन गुडविल के नाम पे, जबकि इस चैप्टर में जो हम हिडन गुडविल निकालते हैं ये फर्म की गुडविल नहीं निकलती, ये डायरेक्टली रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर निकलता है। ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे जो 20,000 रुपए निकले, ये क्या है, ये कोई फर्म की गुडविल नहीं निकली, ये सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर निकला, मतलब ये जेड का शेयर डायरेक्टली निकला। अब इसके आगे जब आप इस 20,000 के लिए गुडविल की एंट्री करोगे तो क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जैसे एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड, जेड को 20,000 से क्रेडिट करोगे और एक्स और वाई को 20,000 को गेनिंग रेशियो में बांट के डेबिट करोगे। बात समझ में आ गई? तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि हिडन गुडविल एडमिशन में फर्म की पूरी निकलती है, जबकि रिटायरमेंट चैप्टर में जो हिडन गुडविल निकलती है वो डायरेक्टली रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर निकलता है।
ठीक है। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है बच्चा वही रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फिक्टिशियस एसेट्स का। ये आप हर चैप्टर में बिल्कुल सेम पॉइंट पढ़ते हो, यहां पे भी कोई नई चीज नहीं है। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हमें बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड रेशियो में, तो एंट्री बनती है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। याद रखना, जहां पे भी हम जिन भी एंट्रीज में करेंट अकाउंट बोल रहे हैं वो कब यूज करना है करेंट अकाउंट, जब फर्म फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है, राइट। चाहे वो गुडविल की एंट्री हो, चाहे कोई भी और एंट्री हो, जहां पे भी कॉन्सेप्ट में करंट अकाउंट दिख रहा है तो खुद समझ जाओ कि करंट अकाउंट का यूज कब करना है, फिक्स कैपिटल मेथड के केस में, वरना तो कैपिटल अकाउंट ही यूज करना है। अच्छा, इसके आगे फिक्टिशियस एसेट्स को क्या करना होता है हमें, उसको हमें ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना होता है। तो फिक्टिशियस एसेट्स में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, दूसरा आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस आते हैं, ठीक है। तो इनको हमें ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना होता है। तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट जो भी है, टू पीएनएल अकाउंट। अगेन मतलब आपको एंट्रीज में हर चीज की बुक वैल्यू लेनी है, मतलब बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू आ रही है और इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में स्पेशल रिजर्व्स हैं, दो स्पेशल रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इनका जो ट्रीटमेंट है ये हम ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर के रिवीजन में ऑलरेडी सीख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, रिकैप कर चुके हैं। तो यहां पे फिर से वही बात चलती है दोनों भी रिजर्व्स में। तो इन दोनों की स्पेशल रिजर्व्स की रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे छोड़ दूंगा, तो आप वहां से इसको रिवाइज करना चाहो दोबारा से तो कर सकते हो, ठीक है जी। तो सारे जो भी दोनों में रेलिवेंट केसेस बनते हैं अकाउंटिंग के, सारे ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो आप बाद में चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, नहीं तो उस वीडियो को रेफर करके उसका रिकैप कर सकते हो। सिमिलरली बच्चों, कई बार हमें रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह की ट्रीटमेंट एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में करनी पड़ती है यूजिंग कैपिटल अकाउंट। वो कब करनी पड़ती है, जब क्वेश्चन बोलता है कि पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद रिजर्व्स वगैरह की वैल्यू ओल्ड वैल्यू पे बैलेंस शीट में कंटिन्यू होगी, तो उस केस में हमें एक एडजस्टमेंट, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है, जिसमें हमें एक नेट इफेक्ट निकालना पड़ता है। वो नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव आता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करनी पड़ती है गुडविल जैसे, और अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव आता है तो उल्टी एंट्री करनी पड़ती है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, कहां पे, उसी वीडियो में, जो आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दिख जाएगा। इसके बाद होता है बच्चों रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जिसमें हम लोग एक बहुत ही प्यारा अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसमें सारे नुकसान को डेबिट साइड में दिखाते हैं, फायदों को क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। इसकी भी डिटेल रिवीजन हम लोग चेंज इन पीएसआर के रिवीजन में कर चुके हैं। तो वही जैसे एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट होता है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, अच्छी बात है, फायदा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो फायदा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, नुकसान है, तो डेबिट साइड पे आता है। अकॉर्डिंगली हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसका प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, और उस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को हम लोग सारे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर हो गया। इसमें भी बच्चों जो बात ध्यान रखनी होती है, पहली कि जब आप नई बैलेंस शीट बनाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज रिवाइज्ड वैल्यू पे आते हैं। दूसरी, अगर क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि नई बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को ओल्ड वैल्यू पे ही कंटिन्यू करेंगे, तो फिर से आपको वही काम करना होता है, आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बना के पास करनी होती है। तो वहां पे क्या फंडा होता है कि अगर प्रॉफिट है ऑन रीवैल्यूएशन तो आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करनी है, अगर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है तो उल्टी एंट्री यानी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग वाली एंट्री करनी है। ये बात का आपको ध्यान रखना है, इसकी भी रिवीजन हम लोग ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना अमाउंट ड्यू है, ये हमें कैसे निकालना होता है। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, और जो बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसमें तो आपको सारे ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बन जाता है ना। तो बड़े क्वेश्चन जिसमें आपको मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट वगैरह भी बनानी है, तो उसमें आपको कैपिटल अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही पड़ता है। तो XYZ 3 पार्टनर है, Z रिटायरिंग पार्टनर है, तो आप तो XYZ तीनों का ही कैपिटल अकाउंट कॉलमनर फॉर्म में बनाओगे, तो रिटायरिंग पार्टनर का ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। और फाइनली
रिटायरिंग पार्टनर को जो भी अमाउंट ड्यू आता है, जो उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बचता है, दैट इज द फाइनल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, वैसे एग्जाम में एक्सपेक्टेड तो नहीं है मेरे हिसाब से, बट अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो ध्यान रखना कि उस केस में आप एक करंट अकाउंट भी बनाओगे, आप कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे, तो रिटायरिंग पार्टनर के करंट अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस होगा उसको आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल अकाउंट में, और फाइनली कैपिटल अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस निकल के आएगा वो फाइनल अमाउंट हो जाएगा ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो पहले करंट अकाउंट बनाओगे उस केस में, उसको क्लोज करोगे, उसमें बैलेंस निकालोगे कि कितना बैलेंस बच रहा है, उस बैलेंस को आप रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, और फिर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने जाओगे तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब क्लोज करोगे तो उसका जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। हालांकि आई डोंट एक्सपेक्ट कि इतनी लंबी कहानी आपसे प्रैक्टिकल सवाल में पूछी जाएगी, बट स्टिल कॉन्सेप्चुअली आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। अब सवाल उठा कि भाई जो फाइनल अमाउंट हमने निकाल लिया कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट ड्यू है, अब इसका करना क्या है, इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसको ट्रीट कैसे करना है, ये आपका नेक्स्ट फंडा होता है। तो इसको ट्रीट करने के बेसिकली 3 केसेस होते हैं। मैंने बोला जेड रिटायरिंग पार्टनर है, इसको 1 लाख रुपए फाइनल अमाउंट ड्यू है। अब इसका क्या क्या होगा। पहला केस है व्हेन अमाउंट ड्यू इज नॉट पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, राइट। तो अगर पहला केस क्या है कि जेड अगर रिटायरिंग पार्टनर है, हम उसको तुरंत 1 लाख रुपए नहीं दे रहे, तो इस केस में जो भी जेड का अमाउंट ड्यू है उसको हम लोग जेड के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी इस केस में जो अमाउंट ड्यू होता है वो रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। उसकी क्या एंट्री होती है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपको फाइनल अमाउंट ड्यू निकालना पड़ेगा, और उस फाइनल अमाउंट जो ड्यू को आपने जो कैलकुलेट किया उसको रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है। और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट का जो भी ड्यू अमाउंट है उसका क्या करना है, तो आपको फिर यही अज्यूम करके चलना है। ठीक है। अच्छा, सेकंड केस क्या होता है कि क्वेश्चन बोलता है कि भाई जो भी रिटायरिंग पार्टनर का ड्यू अमाउंट है वो हमने रिटायरमेंट के टाइम ही पे कर दिया, तो व्हेन अमाउंट ड्यू इज फुल्ली पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो फिर क्या एंट्री करनी है आपको। उस केस में फाइनल ड्यू अमाउंट की एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ध्यान से पढ़ना बच्चों, किसी भी एंट्री में मैंने यहां पे रिटायरिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर मैं आपको बता चुका कि करंट अकाउंट का बैलेंस पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाता है। तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही आएगा, यहां पे करंट अकाउंट नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, ये कोई प्रिंटिंग एरर नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल बात है कि यहां पे करंट अकाउंट यूज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, थर्ड केस होता है कि केस 1 और 2 का मिक्सचर हो गया, कि क्वेश्चन बोलेगा कि कुछ अमाउंट तो हमने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे कर दिया और बाकी अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर दिया। 1 लाख पे करने थे हमें रिटायरिंग पार्टनर को, उसमें से मानो 60% पे कर दिया और बैलेंस लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो केस 1 और 2 का कॉम्बिनेशन हो गया एक प्रकार से। तो उस केस में क्या एंट्री हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, मतलब जो अमाउंट पे कर रहे हो उसको लिख दोगे टू कैश या बैंक अकाउंट में, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो अमाउंट अभी पे नहीं हो रहा उसको हम लोग रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और यहां पे भी ध्यान रखना, जब नई बैलेंस शीट बनेगी रिटायरमेंट के बाद रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनेगी, तो उसमें रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में जो भी पैसा आपने ट्रांसफर किया वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जरूर डालना। अगर ये काम आप नहीं करते तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखना। तो ये भूल मत जाना गलती से भी, जब भी रिटायरमेंट के क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाओ उसमें अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट आ रहा है तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जरूर डाल देना। ठीक है। और अगला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी ध्यान रखना, अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड है तो अलग बात है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कुछ रिटायरिंग पार्टनर को कुछ बेनिफिट देता है। वो क्या कहता है कि भाई जो भी रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट ड्यू है जो लोन में ट्रांसफर किया है उस पे उसको 6% पर एनम का ब्याज दो जब तक अमाउंट पे ना हो जाए, या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट हैज बीन अर्नड यूजिंग द ड्यू अमाउंट, मतलब उस ड्यू अमाउंट को यूज करके आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट दो। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है, या तो ब्याज दो 6% पर एनम का, या फिर
उस अमाउंट को यूज करके जो प्रॉफिट कमाया वो उसको दो। अब दोनों में से क्या देना है? एट द ऑप्शन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। ये रिटायरिंग पार्टनर का चॉइस है कि वो इंटरेस्ट चाहता है 6% पर एनम का, या फिर वो प्रॉफिट का शेयर चाहता है। अब रिटायरिंग पार्टनर क्या चूज करेगा? खुद कॉमन सेंस लगाएंगे तो रिटायरिंग पार्टनर क्या चूज करेगा? दोनों में से उसको जहां पे भी ज्यादा अमाउंट मिलेगा वो वही चूज करेगा। तो लॉ में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है एट द ऑप्शन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, बट कॉमन सेंस क्या कहता है कि दोनों में से जो भी हायर होगा रिटायरिंग पार्टनर वही चूज करेगा। तो हम तो वही लेंगे जो दोनों में से हायर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपका एक छोटा सा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन है। तो इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम का है, या फिर प्रॉफिट का शेयर है दैट हैज बीन अर्न्ड यूजिंग द ड्यू अमाउंट। इसके बाद बच्चों इसमें होते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कुछ केसेस, और इसमें काफी सारे केसेस आ जाते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। तो अगर एग्जामिनर को आपको परेशान करना है तो वो बड़े क्वेश्चन में या फिर छोटे क्वेश्चन में, दोनों में से कहीं पे भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कोई पॉइंट डाल देगा। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या केसेस होते हैं और उसमें आपको क्या क्या स्टेप्स अप्लाई करने होते हैं। तो पहला केस है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू या रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज गिवन। मतलब यहां पे क्वेश्चन में बता देगा कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट फर्म की टोटल कैपिटल इतने रुपए रहेगी। तो उस केस में आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट नॉर्मली। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो हम नॉर्मली बनाते हैं वो आप नॉर्मली बना लो। स्टेप नंबर 2, डिवाइड द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विच इज गिवन इन क्वेश्चन इन न्यू रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो जो टोटल कैपिटल फर्म का दे रखा है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में बांट दो उनके न्यू रेशियो में। दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसका ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, जिसको आप टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हो। बात समझ में आ गई? और लास्ट स्टेप क्या है? अब आपको कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, और बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा उनके कैपिटल अकाउंट में उसको कहां डालना है? या तो कैश या बैंक अकाउंट में डालना है, या फिर अगर क्वेश्चन बोले तो उनके करेंट अकाउंट में डालना है। तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, वो क्लियरली बोलेगा करेंट अकाउंट ओपन करना है, तो उस केस में करेंट अकाउंट में डालोगे बैलेंसिंग फिगर। नहीं तो अगर क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि शॉर्टेज या सरप्लस को कैश या बैंक से एडजस्ट करना है, तो उस केस में कैश या बैंक अकाउंट यूज करना है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है तो भी कैश या बैंक अकाउंट यूज करना है। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट केस हो जाता है। केस नंबर 2 है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऐसे मतलब इसी तरह की लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी, तो आपको लैंग्वेज पढ़ के आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। तो यहां पे क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? पहला स्टेप, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दैट इज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मली आप पहले सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद देखो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का बैलेंस कितना बच रहा है कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, ध्यान रखना हर जगह मैं कंटिन्यूइंग पार्टनर बोल रहा हूं, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो हम ऐसे ही क्लोज कर देते हैं, या तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं या तो कैश या बैंक से पे कर देते हैं। तो उसकी कहानी तो समाप्त हो जाती पहले ही, उसके बाद ही फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप क्लोज करते हो। ये पॉइंट आपको पता होगा अगर आपने क्वेश्चंस वगैरह की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो, राइट। तो सबसे पहले कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकाला, स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 में हमने न्यू फर्म का टोटल कैपिटल निकालना है, विच विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो स्टेप नंबर 1 में जो हमने कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल निकाले उनका सम टोटल कर देना, तो वो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगी। स्टेप 3, डिवाइड द टोटल कैपिटल ऑफ स्टेप 2 जो आपने निकाला इन अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो जो स्टेप नंबर 2 में हमने टोटल कैपिटल निकाली वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में उनके न्यू पीएसआर में बांट दो, तो वो उनका कैपिटल अकाउंट का नया क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। अगेन वही मतलब जो टू बैलेंस कैरिड डाउन में हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते वो स्टेप नंबर 3 में निकल के आ जाएगा। और लास्ट स्टेप आपका फिर से वही कॉमन स्टेप है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जो भी बचता है वो पार्टनर के करंट अकाउंट से क्लोज करेंगे अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, वरना हम लोग कैश या बैंक अकाउंट से क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके 4 स्टेप्स हो गए केस नंबर 2 में। केस नंबर 3 होता है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट। तो क्वेश्चन में लिखा होगा ये बात बच्चों, क्वेश्चन में ये बात बताएगा कि भाई पार्टनर ने डिसाइड किया है कि नई फर्म का टोटल कैपिटल विल बी इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट।
मतलब जितनी भी टोटल कैपिटल रिटायरमेंट से पहले चल रही थी उतनी ही टोटल कैपिटल हमको मेंटेन करके चलनी है। तो यहां पे क्या स्टेप्स है आपके? स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स नॉर्मली, तो नॉर्मली पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब स्टेप में मैंने लिख दिया कैलकुलेट, बट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बताया गया होगा कि भाई टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। तो आपको तो बस क्वेश्चन में देखना है पुरानी बैलेंस शीट में कितना टोटल कैपिटल चल रहा था, वही आपका नई फर्म का भी टोटल कैपिटल होगा। तो विच इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। मतलब ऑफ कोर्स पुरानी बैलेंस शीट में तो कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स के आ रहे होंगे इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, तो उसका इंक्लूड करके आप बस चेक कर लो कि पुरानी बैलेंस शीट में टोटल कैपिटल कितना है। तो दैट विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज वेल। स्टेप नंबर 3 और 4 फिर रिपीटेटिव स्टेप्स हो जाते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 2 के टोटल कैपिटल को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे न्यू पीएसआर में, वो उनकी कैपिटल अकाउंट का नया क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। और स्टेप नंबर 4 अगेन वही है, जो बैलेंस बच गया कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको क्लोज कर देंगे यूजिंग करेंट अकाउंट, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तो, नहीं तो यूजिंग कैश या बैंक अकाउंट अगर क्वेश्चन साइलेंट है या फिर क्लियरली बोल रहा है कि कैश या बैंक अकाउंट से क्लोज करना है तो। ठीक है, तो ये आपका केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 4 क्या होता है? व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम अमाउंट ब्रॉड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स in a manner to make their capitals proportionate to their new PSR as it is। मतलब यही अंग्रेजी आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी, इसलिए ये अंग्रेजी यहां पे भी लिखी हुई है। ऐसी अंग्रेजी आपको पढ़ने को मिल जाएगी सवाल में इस केस में, जिससे आपको समझ जाना है कि अब ये केस नंबर 4 बन गया। ठीक है, तो यहां पे क्या स्टेप्स है बच्चों? पहला स्टेप, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, मतलब वही हो गया बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो जब आप वही है बड़े क्वेश्चन में तो आप कैपिटल अकाउंट सारे सवाल में बनाओगे, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी क्वेश्चन है, तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस बचा वो आपको निकालना है, जिसको हमने यहां पे एडजस्टेड कैपिटल बोल दिया। फिर स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो ये कैसे निकलता है? टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो स्टेप 1 में निकाला, तो सारे एडजस्टेड कैपिटल का सम टोटल प्लस अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट ड्यू है, जो कैश में पे करना है, टू बी पेड इन कैश, टू बी पेड इन कैश। तो जितना भी ड्यू अमाउंट है रिटायरिंग पार्टनर का जो कैश में पे करना है वो यहां पे प्लस कर देना। ठीक है, तो क्या प्लस करना है? सारे एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स प्लस अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर इन कैश। ठीक है, जो इमीडिएटली कैश में पे करना है। स्टेप नंबर 3 क्या है? डिवाइड द टोटल कैपिटल, जो स्टेप 2 में आपने निकाला, अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टेप 2 के टोटल कैपिटल को आपको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है उनके न्यू पीएसआर में। अब वही रिपीटेटिव पॉइंट हो गया, ये जो डिवाइड करके अमाउंट आएगा, दिस विल बी द न्यू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। और फिर लास्ट स्टेप, फिर से वही घिसा पिटा स्टेप है बच्चों, आपको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है यूजिंग करेंट अकाउंट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, नहीं तो यूजिंग कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, और केस 5 बच्चों लास्ट केस, ये केस 4 का आप कह सकते हो एक्सटेंशन होता है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये है केस 4 का एक प्रकार से एक्सटेंशन। कैसे? व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम अमाउंट ब्रॉड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू पीएसआर। तो इतनी अंग्रेजी अगर आप पढ़ोगे तो कंपेयर कर लेना, सेम अंग्रेजी केस नंबर 4 की है, सेम अंग्रेजी यहां तक केस नंबर 4 की है। अब इसमें नया क्या पॉइंट ऐड हो गया? एंड ऑल्सो लीव एन एग्रीड कैश बैलेंस। तो ये जब अंग्रेजी आपको सवाल में दिख जाए कि इस पुरानी अंग्रेजी के साथ वो ये भी बता दे कि कैश में या बैंक में हमें मिनिमम या इतना बैलेंस छोड़ना है, इस तरह की बात अगर क्वेश्चन बोल ले, देन वो क्वेश्चन केस नंबर 5 का बन जाएगा। उस केस में आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने, जल्दी से देख लो। स्टेप नंबर 1, अब आप देख लेना, केस नंबर 4 जैसे ही स्टेप्स होंगे इसमें मोटे मोटे बिल्कुल वैसे ही स्टेप होंगे, सिर्फ एक जगह थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। बाकी केस नंबर 4 के ही स्टेप्स यहां पे चलेंगे बच्चों। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, मतलब वही
कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का सारे एडजस्टमेंट के बाद कितना कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बच रहा है ये निकाल लो। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब ये कैसे निकलता है, टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स स्टेप नंबर 1 में जो निकाला, तो स्टेप नंबर 1 में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका जो भी एडजस्टेड कैपिटल निकाला उसका सम टोटल, प्लस अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर इन कैश, तो जो रिटायरिंग पार्टनर को कैश में पे करना इमीडिएटली वो जोड़ दिया, प्लस कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन, तो ये प्लस कर देना है, माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस, मतलब जितना कैश बैलेंस अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है वो माइनस कर देना है, तो ये सब प्लस माइनस कर दो, तो ये आपका नई फर्म का टोटल कैपिटल आ जाएगा। स्टेप नंबर 3, 4 फिर अब आपके वही घिसे पिटे स्टेप बन गए। स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 2 के टोटल कैपिटल को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, ये उनके कैपिटल अकाउंट का नया क्लोजिंग बैलेंस यानी जो टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते वो निकल के आ जाएगा। और स्टेप नंबर 4 क्या है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसको आपको क्लोज करना है यूजिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तो, नहीं तो यूजिंग कैश या बैंक अकाउंट अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्लियरली क्वेश्चन बोल रहा है तो। ठीक है जी, तो ये आपके बच्चों हो जाते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा बच्चों एक आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस करनी है ना, तो वो कोई एज सच अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ उसमें आपको क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस करनी है कि कैसे लोन अकाउंट बनाया जाता है, राइट। तो लोन अकाउंट में हम जो भी रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया कैपिटल से वो ले आते हैं क्रेडिट साइड पे, फिर उसमें क्वेश्चन के में जो भी जानकारी दी है उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगाते हैं और जो भी इंस्टॉलमेंट्स है वो पे करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इसकी आपको अलग से रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस जरूर करके जानी है। तो मैं लिख रहा हूं रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो जिस भी बुक से आप पढ़ते हो बच्चों आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा इलस्ट्रेशन प्लस क्वेश्चन, उससे आप इसकी अलग से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये आपका बस है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का चैप्टर। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो, ये रिवीजन वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेना बच्चों, शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे छोटे से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपसे मिलूंगा बच्चों नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।